हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 12 में आज जो है चैप्टर 2 में आज का टॉपिक है होल या कोटर। क्या है होल या कोटर? जब इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ देता है, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति हो जाती है। तो रहता क्या है, ऐसा माना जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने जगह से हट जाता है तो वहां पर जो है धन आवेश की उपस्थिति हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, होल या कोटर बोलते हैं। होल या कोटर जो है एक कोई जो है कण नहीं होता, बल्कि एक काल्पनिक एरिया है जो कल्पना की जाती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर हट गया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, होल होना चाहिए। होल मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप खाली जगह। जैसे मान लीजिए कि ये है कोई, ये कोई धातु है, ठीक है। यहां से अगर इलेक्ट्रॉन हट जाए, बाहर निकल जाए, तो यहां पर क्या बचेगा, कुछ नहीं। यानी कि एक एरिया, एक जो है ब्लैंक एरिया बचेगा, खाली जगह बचेगा। लेकिन ये कल्पना की जाती है कि यहाँ खाली है। और एक पहलू से ये कहा जाता है कि यहाँ पर हो सकता है कि धनावेश हो, ठीक है, या नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए इसको जो है काल्पनिक एरिया भी हम क्या करते हैं, बोलते हैं। और इसी को बोला जाता है क्या, होल या कोटर। नेक्स्ट टॉपिक है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिएगा। स्थिर वैद्युत परिरक्षण का, स्थिर वैद्युत परिरक्षण का मतलब ये होता है कि अगर कोई चालक हो और उसमें अगर कोई जो है होल या कोटर हो, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। कोई चालक है, कोई चालक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है कोई चालक है, ठीक है, इसमें कहीं पर होल हो, होल या कोटर हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या है, होल या कोटर है, इसको बोल सकते हैं आप होल, ठीक है। तो अगर इसको जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र में भी अगर रखा जाएगा, ठीक है, इसको तो या जो है इसको आवेश से अगर प्रेरित किया जाएगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र से अगर इसको प्रेरित किया जाएगा, तो जो आवेश होंगे वह इसके ये जो है इस चालक के सतह पर ही रहेंगे। इस होल के अंदर हमेशा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि E बराबर हम इसके अंदर क्या बोलेंगे, शून्य। इसका मतलब ये हो कि चालक प्लेट था, इसके अंदर क्या था, कोटर या होल था, ठीक है। तो अगर इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ले जाके इस चालक को रख दिया जाए या इसको जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा अगर प्रेरित किया जाए, तो जितने भी आवेश होंगे ये इसके जो है इस चालक के सतह पर स्थिर रहेंगे। इस जो है कोटर या होल के अंदर कोई आवेश नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये चालक प्लेट है, ये चालक है और इसके अंदर कोई ये होल है, ठीक है, और ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र के द्वारा क्या हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, ठीक है। इस पर आवेश, इसको आवेशित किया जा रहा है, ठीक है। तो आवेश जो है सिर्फ इस चालक के सतह पर ही होगा। इस होल या ये जो होल है, होल या कोटर के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आप देख सकते हैं कि ये चालक पूरी तरह से ये चालक के अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव बाहरी सतह पर तो है, लेकिन कोटर के अंदर नहीं है, ठीक है। कोटर के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या रहता है, हमेशा शून्य रहता है। तो हम कह सकते हैं कि कोटर बाह्य वैद्युत क्षेत्रों के प्रभाव से क्या रहता है, परिरक्षित रहता है, यानी कि सुरक्षित रहता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र का इस कोटर या होल पर कोई असर नहीं पड़ता, परिरक्षित रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत परिरक्षण बोलते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है चालक, जिसको बोलते हैं कंडक्टर। आप लोग जानते भी हैं, ये टॉपिक जो है पढ़ा भी है। तो क्या है चालक, आपने पढ़ा है कि वे पदार्थ जिनसे वैद्युत क्षेत्र वैद्युत आसानी से प्रवाहित हो, यानी कि वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, ठीक है। जैसे चांदी है, सोना है, लोहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ये सब के सब क्या है, चालक हैं, क्योंकि ये अपने में से धारा को प्रवाहित होने देते हैं, यानी वैद्युत धारा इनमें क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। अब बात आती है दूसरा
अचालक पदार्थ, जिसका एक और नाम है परावैद्युत पदार्थ, जिसका डिस्क्रिप्शन पूरा आप लोगों को पढ़ना है। परावैद्युत पदार्थ जिसको बोलते हैं अचालक, इंग्लिश में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत को, और अचालक को कहते हैं नॉन कंडक्टर। दोनों एक ही चीज है, ठीक है, नॉन कंडक्टर सब्सटेंस। अब जो है अचालक आप लोग जानते हैं कि ठीक चालक का उल्टा, यानी कि वे पदार्थ जो अपने में से धारा को प्रवाहित न होने दे, उसे हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी है, जो है पत्थर है, अभ्रक है, कांच है, आदि आदि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। ये सब के सब क्या होंगे, अचालक पदार्थ कहलाएंगे या परावैद्युत पदार्थ कहलाएंगे। अब जो है अब बात आती है कि परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो परावैद्युत पदार्थ जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है, अध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है, ठीक है। तो पहला डिस्कस करते हैं ध्रुवीय परावैद्युत क्या है, यानी कि वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों का और ऋणावेशों का केंद्र संपाती नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे H2O है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए H2O का, H2O H 2H है। यहाँ देखिए ये जो है इसका केंद्र है, यानी कि H और O, एक O है, दो H हैं। तो अब इनके केंद्र ये केंद्र को अगर देखा जाए, O से H के केंद्र को, ठीक है, तो ये माइनस के साथ होगा और ये क्या होगा, प्लस के साथ, ये H प्लस के साथ होता है। तो अब जो है ये द्विध्रुव जो होगा इसका, वो इस दिशा में होगा। देखिए इसके केंद्र संपाती नहीं है, यानी कि H का केंद्र यहाँ है और O का केंद्र क्या है, यहाँ है। देखिए H का केंद्र यहाँ है, O का केंद्र यहाँ है। संपाती का मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। HCl का अगर देखना हो तो ये आपका जो है H हो गया और ये आपका Cl हो गया, यहाँ H और यहाँ क्या, ये इसका केंद्र यहाँ पर क्या है, Cl है। तो ये प्लस और ये क्या, माइनस। तो इसके केंद्र भी देखिए संपाती नहीं है, तो इसमें जो है ये P की दिशा क्या होगी, इधर होगी, माइनस से प्लस की तरफ होती है, ठीक है। तो ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। इस तरह से आप कह सकते हैं कि धनावेश और ऋणावेशों का केंद्र क्या है, संपाती नहीं है। तो वे जो है पदार्थ क्या कहते हैं, परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ये दूसरा डिस्कस करते हैं, दूसरा अध्रुवीय परावैद्युत। इसका ठीक उल्टा अध्रुवीय परावैद्युत होगा, यानी कि वे परावैद्युत पदार्थ, लिख लीजिए, वे परावैद्युत पदार्थ, वे परावैद्युत पदार्थ जिनके केंद्र, जिनके अणुओं के केंद्र, जिनके अणुओं के केंद्र, जिनके अणुओं के केंद्र, अणुओं के धनावेशों का केंद्र लिख लीजिए, अणुओं के धनावेशों, तो और स्पष्ट हो जाएगा, धनावेशों व ऋणावेशों का केंद्र संपाती होता है, संपाती होता है, कमा अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाता है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। जैसे H2O2 N2 आदि, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए H2 का, ये आपका H का केंद्र है और इसी से लगे एक और H का केंद्र क्या होता है, संपाती होता है। ये देख लीजिए, यानी कि ये एक दूसरे पे क्या हो सकते हैं, ओवरलैप हो सकते हैं, क्योंकि ये भी प्लस के साथ है, ये भी क्या है, प्लस के साथ है। अब जैसे O2 की बात करिए तो ये O हो गया और ये O हो गया, ठीक है। यानी कि ध्रुवीय अणु की संरचना है, ये ध्रुवीय अणु की संरचना है। ये देखिए यहाँ
यानी कि O O, तो ये एक दूसरे पे क्या हो सकते हैं, ओवरलैप हो सकते हैं, तो ये अध्रुवीय परावैद्युत कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे N2 का भी आप बना सकते हैं, ये N2 है आपका, ठीक है, N2 का आप बनाएंगे तो ठीक ऐसे ही बनेगा आपका। ये देखिए यहाँ पे N और यहाँ पर क्या N, तो ये भी क्या है, यानी कि ये संपाती हो सकते हैं, इसलिए क्या है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है। अब अगर थोड़ा सा और समझना हो कि ध्रुवीय और अध्रुवीय का मतलब क्या है, तो ध्रुवीय और अध्रुवीय कहने का मतलब ये है कि हम जो है ध्रुवित तब बोलेंगे आवेश को कि जब ऋण आवेश एक तरफ हो जाए और धन आवेश एक तरफ हो जाए। जैसे हम पहले अध्रुवीय की बात कर रहे हैं, अध्रुवीय की, तो अध्रुवीय में धन और ऋण आवेश अलग अलग नहीं रहते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, धन आवेश और ऋण आवेश अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे पर क्या होते हैं, संपाती रहते हैं। तो ये देख लीजिए एक दूसरे पर ये संपाती हैं, मतलब ये देख लीजिए अलग अलग नहीं है ये, ठीक है, इनका लेयर अलग अलग नहीं बना हुआ है, तो ये क्या होता है, अध्रुवीय, अध्रुवित होते हैं। ठीक है, यहां पर कहा जाए तो E बराबर क्या होता है, 0 होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर जो है ध्रुवीय की बात करें, ये अध्रुवीय हो गया, अध्रुवित, ये अध्रुवित परावैद्युत, अध्रुवित परावैद्युत के लिए है। अब आइए ध्रुवित परावैद्युत के लिए जरा डिस्कस किया जाए, ये कैसे बनेगा। ठीक है, यानी इसके लिए कैसे होगा, तो इसमें जो है ऋणावेश और धनावेश क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं ऐसे। अब देखिए ऋणावेश इधर और धनावेश इधर, तो ये क्या हो गए भाई, ये ध्रुवित हो गए, ये देखिए ध्रुवित हो गए, यानी कि ये देख लीजिए इनका एक लेयर बन रहा है अलग अलग, देखिए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है बल्कि अलग अलग हो गए। अब यहां भी अगर देखेंगे दूसरे लेयर में तो ये इसी तरह का दिखाई देगा, ये देखिए यहां पर धनावेश, यहां पर ऋणावेश, तो ये एक दूसरे से क्या हो गया भाई, देखिए ये अलग अलग हो गया, तो यानी कि ये क्या हो गया भाई, ध्रुवित हो गया। ठीक है, यहां पर अब ये बनाएंगे कैसे, इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट है, बता रहे हैं कि कैसे ये बन रहा है। ये जो है ये आपका ध्रुवित परावैद्युत के लिए हो गया, यहां पर आपका E नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आप देखिए ये ध्रुवित परावैद्युत के लिए है, परावैद्युत, ध्रुवित परावैद्युत का स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये ऋणावेश इधर, धनावेश इधर, अलग अलग हो गए, लेयर बना। देख लीजिए ये पहला लेयर आपका किसका है, ऋणावेश का, दूसरा लेयर किसका है, धनावेश का। यहाँ पे देखिए ऋणावेश का लेयर, धनावेश का लेयर, ऋणावेश का लेयर, धनावेश का लेयर, लेकिन इसमें देख लीजिए आप लेयर नहीं दिख रहा है, अलग अलग नहीं दिख रहा है, तो ये अध्रुवित है और ये क्या हो गया, ध्रुवित हो गए। ध्रुवित होने का मतलब कि ऋणावेश अलग दिखाई दे और धनावेश का लेयर अलग बन जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऋणावेश के बाद धनावेश, फिर इसके बाद से धनावेश के बाद क्या होगा, ऋणावेश। तो अगर कोई भी लेयर आप चेक करेंगे, जैसे अगर इसी को चेक करें, धनावेश ऋणावेश, अगर इन दोनों की बात करेंगे धनावेश और ऋणावेश, तो ये एक तरह का, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये क्या दिखाई दे रहा है भाई, देखिए धनावेश अलग और ऋणावेश अलग का लेयर दिखाई दे रहा है। अगर यहां से अगर आप देखेंगे इसको, यहां से इस लेयर की बात करेंगे तो देखिए ये एक लेयर धनावेश का और ऋणावेश का दिखाई दे रहा है, और अगर बाहर का देखेंगे तो ये देखिए ऋणावेश और इधर क्या दिखाई दे रहा है, धनावेश का लेयर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ध्रुवित हो गए हैं आवेश। ठीक है, तो ये जो है ध्रुवीय परावैद्युत का क्या है, ध्रुवित परावैद्युत का ये जो है कंस्ट्रक्शन है, इस तरह का होता है। तो ये बताते हैं आप लोगों को कि जो है मुक्त आवेश क्या होता है और बद्ध आवेश क्या होता है। ओरल समझिएगा, नोट्स इसका बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखिएगा, बाकी इन सब का नोट्स बना लीजिएगा। ये जो है बद्ध आवेश या बद्ध आवेश और मुक्त आवेश क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी वस्तु या धातु कह सकते हैं किससे बना हुआ है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, और परमाणु में जो है एक नाभिक होता है, परमाणु में एक क्या होता है, नाभिक होता है, इसके चारों तरफ कक्षाएं बनी होती हैं जो विभिन्न ऊर्जाओं की होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन बाहर क्या करता है, चक्कर लगाता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
न्यूटन साहब ने कहा था कि जब दो वस्तुएं जितनी ही पास होती हैं उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब ये दूर हो जाती हैं, यानी कि दूरी इनके बीच की बढ़ने लगती है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, कम होने लगता है। तो इसका मतलब कि जो है न्यूक्लियस के जो पास होगा तो इनके बीच में आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये आकर्षण बल पे ही डिपेंड रहते हैं, ये जो है चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तो इनके जो न्यूक्लियस के पास होगा उस पर आकर्षण बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो गया, देखिए दूर हो गया न्यूक्लियस से, तो इनके बीच का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए ये जो है रूम टेम्परेचर पर, यानी कि कमरे के ताप पर भी ये क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, बाहर निकल जाता है, अपने सेल को छोड़ देता है। तो जब ये अपने सेल को छोड़ता है तो जाता कहाँ है, तो जिस धातु में ये परमाणु रहता है, जिस धातु का ये परमाणु होता है, उस धातु में ये क्या होता है, फ्री घूमने लगता है, मुक्त रूप से घूमने लगता है। बर्डन नहीं है कि इसको जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाना है, क्योंकि ये बाहर निकल चुका है। तो इसलिए ये कहलाता है क्या, मुक्त आवेश। तो यानी कि यह इलेक्ट्रॉन जो अपने सेल को छोड़ दिया है वो क्या कहलाता है, मुक्त आवेश कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है बद्ध आवेश की। तो बद्ध आवेश क्या है, तो मान लीजिए कि धातु के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब उसके पास जो वो कैसा हो गया, धनावेशित हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो ये ऋणावेश एक निकल गया तो ये परमाणु कैसा हो गया, धनावेशित होगा, क्योंकि ये जो है परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितनी मात्रा में इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही मात्रा में इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, जिसकी वजह से ये विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यानी कि इलेक्ट्रॉन तो एक कम हो गया ना इसमें, तो किसकी संख्या बढ़ गई, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, मतलब धनावेश की संख्या बढ़ गई। तो ये पूरा परमाणु कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। तो अब ये क्या होगा, अब जो है ये परमाणु धनावेशित तो हो गया, लेकिन रहेगा कहाँ, तो उस धातु के जालक में ही एक जगह स्थिर रहता है, चलता नहीं है। तो इसलिए इसको कहते हैं बद्ध आवेश। और बद्ध आवेश का एक और नाम है आयन। आयन को हम क्या बोलते हैं, बद्ध आवेश बोलते हैं, यानी कि बद्ध आवेश। बद्ध आवेश मतलब बधा हुआ आवेश, जो चले ना तो कौन सा आवेश नहीं चलेगा भाई, कि जो वह परमाणु जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो वह धनावेशित हो गया, और वही धनावेशित उस धातु के जालक में बरकरार रहेगा और कहीं नहीं चलेगा। उसी को बोलते हैं बद्ध आवेश, या हम बोलते हैं क्या, आयन। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी एनर्जी से पढ़ाई करिए। अगला वीडियो मैं जल्द लेके आऊंगा। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।